अगर मैं कहूं कि पिछले 5 सालों में जब पूरी दुनिया महामारी और युद्धों से जूझ रही थी, जब शेयर बाजार रोज हिचकोले खा रहा था, उसी उथल-पुथल के बीच भारत की सिर्फ एक कंपनी ने 13,018 बिलियन रुपए से ज्यादा की वेल्थ बनाई है। तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि ये कोई किस्मत की बात है। बिल्कुल, कोई इसे किस्मत कहेगा या शायद एक बहुत बड़ा तुक्का। लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मूल आधार यही है कि शेयर बाजार में इतनी बड़ी संपत्ति कभी भी रातों रात या किस्मत से नहीं बनती। हाँ, इसके पीछे बहुत ही सख्त और अचूक गणित काम करता है। सही कहा। और आज हम इसी गणित, इसी विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा 2 बेहद प्रामाणिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। पहली है मोतीलाल ओसवाल की 27वीं वार्षिक वेल्थ क्रिएशन स्टडी, जो 2017 से 2022 के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। और दूसरी रिपोर्ट है मेरे असेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की। हाँ, आई ऑफ द टाइगर, जो ये बताती है कि आने वाले दशक में उभरते हुए बाजारों का मतलब इमर्जिंग मार्केट्स का भविष्य क्या होगा। देखिए, इस चर्चा में हमारा उद्देश्य सिर्फ ये गिनाना नहीं है कि किस कंपनी ने कितना पैसा बनाया। वो तो कोई भी इंटरनेट पर आसानी से पढ़ सकता है। बिल्कुल, वो तो पब्लिक डेटा है। हमारा असली मिशन ये समझना है कि ये संपत्ति क्यों बनी और कैसे बनी। क्योंकि जब हम उस क्यों को समझ लेंगे ना, तो निवेशकों के लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि भविष्य में कौन सी कंपनियां वेल्थ क्रिएट करेंगी। हाँ, हम अक्सर बाजार के शोर में खो जाते हैं। हर दिन लाल और हरे रंग के तीरों को देखते हैं, लेकिन उस बुनियादी ढांचे को नहीं समझ पाते जो असल में लंबी अवधि का वेल्थ क्रिएशन करता है। एकदम सही बात है। तो चलिए सीधे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये रिपोर्ट भारतीय बाजार की कंपनियों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटती है। हाँ, कंसिस्टेंस और वॉलेटाइल्स। बिल्कुल। पहली है कंसिस्टेंस, यानी वो कंपनियां जो लगातार एक स्थिर गति से आगे बढ़ती हैं। और दूसरी हैं वॉलेटाइल्स, यानी अस्थिर कंपनियां, जिनका प्रदर्शन किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। और डेटा इस बात को बहुत खूबी से दिखाता है। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही। अदानी ट्रांसमिशन 106% प्राइस CAGR के साथ सबसे तेज बढ़ने वाली कंपनी रही। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो थी अदानी एंटरप्राइजेस की कंसिस्टेंसी। जिसने लगातार 5 साल बाजार के बेंचमार्क को पीछे छोड़ा। हाँ, लेकिन एक मिनट, कंसिस्टेंसी या निरंतरता, ये तो एक बहुत ही आम सा शब्द है। डेटा की दुनिया में इसका असली पैमाना क्या है? मतलब इसे नापा कैसे जाता है? यहीं पर यह रिपोर्ट सबसे ज्यादा चौंकाती है। ये कंसिस्टेंसी को सिर्फ एक अवधारणा नहीं मानती, बल्कि इसके लिए 15 सालों के डेटा का एक बहुत ही कठोर टेस्ट रखती है। अच्छा, 15 साल? हाँ, 15 साल। किसी कंपनी को कंसिस्टेंट तभी कहा जाएगा जब वो अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सभी टैक्स चुकाने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बचता है, उस पर 3 शर्तें पूरी करे। ओके, वो 3 शर्तें क्या है? पहली शर्त, पिछले 15 सालों में कंपनी के मुनाफे में 10% से ज्यादा की गिरावट 3 बार से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मतलब 15 साल में सिर्फ 3 बार ही मुनाफा 10% से ज्यादा गिर सकता है। बिल्कुल। दूसरी शर्त यह है कि किसी भी एक साल में मुनाफे में गिरावट 50% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाप रे, मतलब किसी भी झटके में आधा मुनाफा साफ नहीं होना चाहिए। एकदम सही। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त, 15वें साल का मुनाफा पहले साल के मुनाफे से कम नहीं होना चाहिए। ये तो किसी भी कंपनी के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। मतलब 15 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। हाँ, इसमें कितनी ही बार अर्थव्यवस्था मंदी में जाती है, ब्याज दरें बदलती हैं, सरकारें बदल जाती हैं। अगर कोई कंपनी इन सब झटकों के बावजूद अपना मुनाफा गिरने नहीं देती, तो वो सच में कुछ अलग ही कर रही है। बिल्कुल। तो क्या हम इसे क्रिकेट के नजरिए से देख सकते हैं? मुझे लगता है एक कंसिस्टेंट कंपनी राहुल द्रविड़ की तरह है। हो सकता है वो हर गेंद पर छक्का ना मारे, लेकिन वो पिच पर टिका रहता है, मुश्किल ओवरों को निकाल देता है और टीम को एक बड़ा स्कोर देता है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। और जबकि वॉलेटाइल कंपनी उस T20 बल्लेबाज की तरह है, जो आते ही 2-4 लंबे छक्के तो मारता है, लेकिन फिर जल्दी आउट होकर पूरी टीम को दबाव में डाल देता है। ये एकदम सटीक तुलना है। और मजे की बात यह है कि डेटा भी इसी बात को साबित करता है। What is fascinating here is कि टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी ही अंत में सबसे ज्यादा रन बनाता है। सच में। डेटा क्या कहता है? अगर हम 2007 से 2022 तक के 15 सालों का डेटा देखें,
तो 87% कंसिस्टेंट कंपनियों ने बाजार के बेंचमार्क को पछाड़ा है और उनका 15 साल का औसत रिटर्न 17% रहा है। अरे वाह, 17%। और जो राहुल द्रविड़ की तरह नहीं खेल पाए, मतलब वॉलेटाइल कंपनियों का रिटर्न कितना रहा? उनका रिटर्न सिर्फ 1%। सिर्फ 1%? ये तो मतलब 17% और 1% के बीच का अंतर तो जमीन आसमान का है। हाँ, ये साफ बताता है कि कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप बड़े नुकसान से बचे रहते हैं। सही बात है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। चलिए, हमने मान लिया कि कंसिस्टेंट कंपनियां लंबी रेस जीतती हैं, लेकिन कोई कंपनी कंसिस्टेंट बनती कैसे है? ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या ये पूरी तरह से मैनेजमेंट के हाथ में होता है, या फिर कुछ उद्योग ही ऐसे होते हैं जहां पैसा कमाना आसान होता है? देखिए, रिपोर्ट इसे दो अलग-अलग चश्मों से देखती है, बाहरी कारण और आंतरिक कारण। करते हैं इंडस्ट्री के स्तर की। इसमें सबसे पहला कारक होता है मांग की प्रकृति। कुछ उद्योगों में मांग हमेशा बनी रहती है, चाहे अर्थव्यवस्था का हाल कैसा भी हो। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एशियन पेंट जैसी कंपनियों को ले लीजिए। अगर घर बन गया है तो पेंट होगा ही, दिवाली आएगी तो पुताई होगी ही, ये मांग स्थिर है। हाँ, ये तो रोजमर्रा की या बेसिक जरूरत वाली चीजें हो गई। बिल्कुल। इसके विपरीत कमर्शियल वाहन या ट्रकों का बाजार बहुत वोलेटाइल होता है। वो कैसे? जब अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही होती है तो माल ढोने के लिए ट्रकों की भारी मांग होती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मंदी आती है, नई ट्रकों की खरीद सबसे पहले रोकी जाती है। ओहो, मतलब एकदम से मांग गिर जाती है। हाँ, इसलिए टाटा मोटर्स या अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां वोलेटाइल श्रेणी में आ जाती हैं। ये तो समझ में आता है कि जो चीज हमेशा चाहिए उसका मुनाफा स्थिर रहेगा। लेकिन रिपोर्ट में वैल्यू माइग्रेशन नाम के एक सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है। साथ ही माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस का भी जिक्र है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं वेल्थ क्रिएशन को समझने के लिए। पर ये सुनने में किसी अर्थशास्त्र की भारी भरकम किताब जैसा लगता है। इसे हम आसान भाषा में कैसे समझें? इसका संपत्ति निर्माण से क्या सीधा वास्ता है? इसे ऐसे समझते हैं कि दुनिया में पैसा कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपनी जगह बदलता है। अच्छा, पैसा जगह बदलता है। हाँ, वैल्यू माइग्रेशन का मतलब है कि मुनाफा एक पुराने बिजनेस मॉडल से निकलकर किसी नए और ज्यादा कारगर मॉडल की तरफ जा रहा है। इसका कोई रियल लाइफ उदाहरण? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारा अपना भारतीय आईटी सेक्टर है। पिछले 2 दशकों में क्या हुआ? अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों ने देखा कि सारा काम वो खुद नहीं कर सकते, ये बहुत महंगा पड़ रहा है, तो उन्होंने आउटसोर्सिंग शुरू की। बिल्कुल। तो वहां से मुनाफा या वैल्यू निकलकर भारत जैसे कम लागत और उच्च कौशल वाले देशों की तरफ माइग्रेट कर गया। और नतीजा ये हुआ कि भारत की लगभग हर बड़ी आईटी कंपनी एक कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर बन गई। एकदम सही। और अगर हम घरेलू बाजार में इसका उदाहरण देखना चाहें तो शायद बैंकिंग सेक्टर इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, है ना? 100%। पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है कि सरकारी बैंकों से वैल्यू निकलकर प्राइवेट बैंकों की तरफ माइग्रेट कर रही है। हाँ, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स ने बेहतर तकनीक दी, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं दी, और नतीजा ये हुआ कि मुनाफा उनके हिस्से में चला गया। यही कारण है कि HDFC या कोटक जैसे प्राइवेट बैंक कंसिस्टेंट रहे, जबकि अधिकांश बड़े सरकारी बैंक वोलेटाइल श्रेणी में संघर्ष करते नजर आए। ओके, तो बाहरी कारणों की तस्वीर तो साफ हो गई। लेट्स अनपैक दिस फर्दर। मान लीजिए कि कोई कंपनी एक बहुत ही अच्छे सेक्टर में है, लेकिन फिर भी वो वॉलेटाइल है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। नहीं है, जिसे प्राइसिंग पावर कहते हैं, तो क्या वो हमेशा बाजार के रहमो करम पर ही रहेगी? 100%। और यहीं से आंतरिक कारणों की शुरुआत होती है। अच्छा, तो आंतरिक कारण कैसे काम करते हैं? FMCG क्षेत्र की कंपनियों को देखिए, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले। इनके पास ऐसे ब्रांड हैं जिनके ग्राहकों को आदत पड़ चुकी है। हाँ, लोग मैगी या लाइफ बॉय ही मांगते हैं। बिल्कुल। अगर पीछे से पाम ऑयल या कॉफी बीन्स महंगे हो जाते हैं तो ये कंपनियां बिना झिझके अपने साबुन या कॉफी के दाम बढ़ा देती हैं। ग्राहक फिर भी उन्हें खरीदता है। इसे कहते हैं प्राइसिंग पावर। हाँ, और इससे उनका मुनाफा कंसिस्टेंट रहता है। इसके ठीक उलट जरा उन कंपनियों के बारे में सोचिए जो इन बड़े ब्रांड्स को पैकेजिंग का गत्ता या प्लास्टिक सप्लाई करती हैं। हाँ, उनके पास तो कोई ब्रांड पावर नहीं है। अगर पीछे से कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो क्या वे नेस्ले या यूनिलीवर से कह सकते हैं कि हमें ज्यादा पैसे दो? बिल्कुल नहीं। बड़ी कंपनियां उन्हें साफ मना कर देंगी या किसी दूसरे सप्लायर के पास चली जाएंगी। तो मतलब पैकेजिंग कंपनियों को कच्चे माल की महंगाई का बोझ खुद उठाना पड़ता है। सही कहा।
जिससे उनका मुनाफा गिर जाता है और वो वॉलेटाइल बन जाती हैं। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारण है कैपिटल एलोकेशन या पूंजी का सही इस्तेमाल। हाँ, इस पे मुझे थोड़ा और गहराई में जाना है। ये कैपिटल एलोकेशन काम कैसे करता है? देखिए, एक कंपनी ने साल भर काम किया और 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। अब उस 1000 करोड़ का क्या किया जाए? उसे बिजनेस में वापस लगाया जा सकता है? हाँ, क्या उसे वापस अपने ही मुख्य बिजनेस को सुधारने में लगाया जाए या किसी नए देश में कोई दूसरी कंपनी खरीद ली जाए? अच्छा, अधिग्रहण या एक्विजिशन की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। जब कंपनियां बहुत आक्रामक होकर विदेशों में महंगी कंपनियां खरीद लेती हैं और उसके लिए भारी कर्ज ले लेती हैं, तो ये पूंजी का गलत इस्तेमाल साबित हो सकता है। रिपोर्ट में ऐसे कोई उदाहरण है? हाँ, रिपोर्ट में टाटा कोरस या हिंडाल्को नोवेलिस के अधिग्रहण का जिक्र है। हो, वो तो बहुत बड़े एक्विजिशंस थे। लेकिन इन बड़े फैसलों के बाद इन कंपनियों पर इतना कर्ज बढ़ गया कि उनके मुनाफे पर सालों तक बुरा असर पड़ा और वे कंसिस्टेंट की बजाय वॉलेटाइल बन गईं। तो अंततः ये मैनेजमेंट की दूरदर्शिता पर निर्भर करता है कि वो कमाए हुए पैसे को कहाँ निवेश करता है। एकदम सही। लीडरशिप और एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी हैं। ये एक बहुत ही अहम सबक है। हमने भारत में पूंजी के माइग्रेशन और कंसिस्टेंसी के पूरे विज्ञान को समझ लिया, लेकिन अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, ग्लोबल स्तर पर देखते हैं। हमारी दूसरी रिपोर्ट मेरे एसेट की आई ऑफ द टाइगर ग्लोबल निवेश के बारे में है। अगर हम मान लें कि पैसा और वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है, तो दुनिया का पैसा इस समय विकसित देशों से निकलकर कहाँ जा रहा है? रिपोर्ट साफ कहती है कि भविष्य की कंसिस्टेंट ग्रोथ का इंजन अब अमेरिका या यूरोप नहीं, बल्कि इमर्जिंग मार्केट्स यानी उभरते बाजार होंगे। ऐसा क्यों है? मतलब विकसित देशों में ऐसा क्या बदल गया? इसे समझने के लिए रिपोर्ट में बाजार की इन्वेस्टमेंट साइकिल को 4 हिस्सों में बांटा गया है। वो 4 हिस्से कौन से हैं? निराशा, उम्मीद, ग्रोथ या विकास और अंत में अति उत्साह। अच्छा, डिस्पेयर, होप, ग्रोथ और ऑप्टिमिज्म। बिल्कुल। अगर हम कोविड के बिल्कुल शुरुआती दिनों को याद करें, जब सब कुछ बंद हो गया था, वो निराशा का दौर था। हाँ, बाजार पूरी तरह क्रैश हो गए थे। उसके बाद जब दुनिया खुली और सरकारों ने बाजार में खूब पैसा डाला, तो वो उम्मीद का दौर था। और उम्मीद के दौर में एक अजीब सी चीज होती है ना? हाँ, कंपनियों का असल मुनाफा उतना नहीं बढ़ता, लेकिन लोग भविष्य की अच्छी उम्मीद में शेयरों को महंगे दामों पर खरीदने लगते हैं। इसे पीजी मल्टीपल का विस्तार कहते हैं। रुकिए, इसे थोड़ा आसान करते हैं। मतलब उम्मीद के दौर में लोगों को लगता है कि भविष्य में ये कंपनी बहुत पैसे कमाएगी, इसलिए वे आज ही उस शेयर के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। एकदम सही। लेकिन मेरे एसेट की रिपोर्ट ये दावा करती है कि उभरते बाजार अब उस उम्मीद वाले बुलबुले से बाहर निकल आए हैं। अच्छा, तो अब वे किस चरण में हैं? वे अब ग्रोथ के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। इस चरण में शेयर की कीमतें सिर्फ हवाई उम्मीदों से नहीं बढ़ती, बल्कि कंपनियों की असल कमाई और मुनाफा बढ़ने लगता है। मतलब हकीकत अब उम्मीदों से मेल खाने लगी है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। Here is where it gets really interesting. जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनका ध्यान मैं इस बात पर खींचना चाहूंगी कि ये ग्रोथ विकसित देशों में क्यों नहीं आ रही है। वहाँ क्या दिक्कत है? देखिए, विकसित देशों में सबसे बड़ी दिक्कत है महंगाई और उसे संभालने का तरीका। अच्छा, वो कैसे? जब पिछले कुछ सालों में महंगाई ने पूरी दुनिया में सिर उठाया, तो अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाने में बहुत देरी कर दी। उन्हें लगा ये अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने इसे ट्रांजिटरी कहा था। बिल्कुल। इसके उलट इमर्जिंग मार्केट्स जैसे ब्राजील या रूस के केंद्रीय बैंकों ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उन्होंने बिना देरी किए ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने बीमारी गंभीर होने से पहले ही कड़वी दवा पी ली। हाँ, लेकिन इसका वैश्विक निवेशकों पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। जब ब्राजील जैसे देश अमेरिका से पहले अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो वहां एक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बन जाता है। ओके, मतलब वहां निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। बिल्कुल। वैश्विक निवेशकों को वहां पैसा रखने पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। इस लालच में डॉलर ब्राजीलियाई मुद्रा की तरफ भागता है, जिससे उनकी करेंसी मजबूत होती है और आयात सस्ता हो जाता है। और रिपोर्ट में ये भी था कि एशिया और लैटिन अमेरिका में वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी से हुआ है। हाँ, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इतनी तेजी से खोला कि अब उनके पास एक साफ और आबादित ग्रोथ का रास्ता है। और निवेशकों को जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो है वैल्यूएशन। मेरे एसेट की रिपोर्ट में एक आंकड़ा है जो किसी का भी ध्यान खींच सकता है। आप प्राइस टू बुक डिस्काउंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। वो ये है कि उभरते बाजारों की इक्विटीज विकसित देशों की तुलना में
प्राइस टू बुक आधार पर 45% के भारी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो 1 मिनट के लिए रुककर मैं ये समझना चाहूंगी कि ये 45% का प्राइस टू बुक डिस्काउंट आम जिंदगी में क्या मायने रखता है। क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी संपत्ति की असली कीमत 100 रुपए है तो वो बाजार में 55 रुपए में मिल रही है? इसे बिल्कुल इसी तरह से समझा जा सकता है। बुक वैल्यू का मतलब है कि अगर कंपनी आज बंद हो जाए और अपनी सारी संपत्ति बेच दे तो उसके हिस्सेदारों को क्या मिलेगा। अच्छा, तो ये उसका बेस प्राइस हो गया। हाँ, और जब शेयर बाजार किसी कंपनी को उसकी बुक वैल्यू से बहुत कम आंक रहा हो, और वो भी तब जब उन कंपनियों का मुनाफा लगातार बढ़ रहा हो, तो ये एक बहुत ही दुर्लभ मौका होता है। मतलब ग्रोथ भी है और शेयर सस्ते भी हैं। बिल्कुल। जब आपके पास बेहतर जीडीपी ग्रोथ हो, बेहतर मुनाफा हो और उस पर भी आपको 45% का डिस्काउंट मिल रहा हो, तो जो निवेशक सही कंपनी चुन सकते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। तो चलिए इन उभरते बाजारों के नक्शे पर थोड़ी और रोशनी डालते हैं, क्योंकि सारे उभरते बाजार एक जैसे तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रोथ साइकिल में कौन सा देश कहाँ खड़ा है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे बड़े और अहम खिलाड़ी से शुरुआत करते हैं, चीन। हाँ, चीन की कहानी बहुत दिलचस्प है। अक्सर लोग चीन को सिर्फ दुनिया की एक बड़ी फैक्ट्री मानते हैं जो सस्ता सामान बनाती है, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। बिल्कुल। चीन अब एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि चीन में अब 40 करोड़ लोगों का एक मजबूत मध्यम वर्ग बन चुका है। जरा सोचिए, ये संख्या तो पूरे अमेरिका की कुल आबादी से भी बड़ी है। हाँ, इसके अलावा पूरी दुनिया में नई तकनीक और रिसर्च पर यानी R&D पर जो पैसा खर्च होता है उसका 20% हिस्सा आज अकेले चीन से आ रहा है। ओह, मतलब वे अब सिर्फ असेंबलिंग नहीं कर रहे हैं, वे इनोवेशन कर रहे हैं। एकदम सही। और जो वहाँ की सरकार की कॉमन प्रोस्पेरिटी या साझा समृद्धि की नीति आई है, उसका क्या असर होगा? क्या वह सिर्फ एक राजनीतिक नारा है या उसका कोई आर्थिक मतलब भी है? नहीं, उसका बहुत गहरा आर्थिक मतलब है। इस नीति का उद्देश्य है कि पैसा सिर्फ कुछ अमीरों के पास न रहे, बल्कि वो आम जनता तक पहुंचे। अच्छा, तो इससे क्या बदलेगा? जब आय की असमानता कम होगी तो आम आदमी की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। अभी चीन की जीडीपी में वहां के घरेलू उपभोग का हिस्सा करीब 35% है। और एक नीति के जरिए वे इसे 60% तक ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो चीन दुनिया के लिए माल बनाने वाले देश से खुद दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बन जाएगा। ये तो वैश्विक सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन होगा। हाँ, ये पूरी दुनिया का गणित बदल देगा। चलिए अब बात करते हैं अपने भारत की। इस पूरे ग्लोबल शिफ्ट में भारत कहाँ खड़ा है? भारत के लिए ये रिपोर्ट बहुत ही सकारात्मक है। हमारे पास युवा आबादी तो है ही, लेकिन कोविड के बाद जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था ने वापसी की है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हाँ, और सरकार की नीतियों का भी असर दिख रहा है। बिल्कुल। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को वापस भारत लाने के लिए जो PLI योजनाएं चलाई हैं, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसका असर अब दिखने लगा है। हाँ, बाहर की कंपनियां भारत में कारखाने लगा रही हैं, जिससे भारी विदेशी निवेश आ रहा है। और तकनीक के मोर्चे पर जो बदलाव हो रहा है उसे तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख ही रहे हैं। बिल्कुल, गली के नुक्कड़ की दुकान से लेकर बड़े मॉल्स तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है। हाँ, रिपोर्ट विशेष रूप से भारत में इंटरनेट, फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों की एक हाइपर ग्रोथ का जिक्र करती है। और मैंने ये भी पढ़ा कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये निवेशकों को साफ संकेत देता है कि भारत ग्रीन एनर्जी में एक बहुत लंबी मैराथन दौड़ने के लिए तैयार है। मतलब ये अगली 20-30 सालों के लिए कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन का एक नया आधार तैयार कर रहा है। बिल्कुल तैयार कर रहा है। बहुत खूब। एशिया की कहानी तो मजबूत लग रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में रूस और लैटिन अमेरिका का भी जिक्र है। रूस के आंकड़े देखकर मैं थोड़ी हैरान थी। वो सस्ते वैल्यूएशन की वजह से। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि रूस का बाजार करीब 6 गुना PE पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। बताइए। क्या ये बहुत सस्ता वैल्यूएशन एक वैल्यू ट्रैप या माया जाल नहीं हो सकता? अगर भू राजनीतिक तनावों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक वहां पैसा लगा ही ना पाए या निकाल ना पाए, तो सस्ते वैल्यूएशन का क्या फायदा? क्या रिपोर्ट इस खतरे को नजरअंदाज कर रही है? ये बहुत ही वाजिब चिंता है
और देखिए, रिपोर्ट इस जोखिम को पूरी तरह स्वीकार करती है। अच्छा, उन्होंने इसे एड्रेस किया है। हाँ, हम यहाँ किसी भी देश की राजनीति का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि विशुद्ध रूप से डेटा के नजरिए से देख रहे हैं। हाँ, वो स्पष्ट करना जरूरी है। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि रूस में भू राजनीतिक तनाव एक बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन अगर हम सिर्फ आर्थिक गणित देखें तो कच्चे तेल की मजबूत कीमतों के कारण उनका करंट